मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, और सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परागण के बारे में, जिसे इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए जानते हैं। तो परागण क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन क्या है ये देख ले। परागकण जो है पराग कोश से निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंच जाए, उसी पुष्प पर या फिर दूसरे पौधे पर लगे हुए पुष्प, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए कि परागकण पराग कोश से निकले और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे परागण। क्लियर है बात? परागकण जो है पराग कोश से निकले वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे परागण। इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनेशन। ये एक पौधा है जिसमें पुष्प लगा हुआ है, और ये देखिएगा इसमें इसका नर भाग और मादा भाग है। जो लाल वाला जो फूला हुआ भाग है ये परागकोश है। यहाँ से परागकण ये निकल रहा है, निकला और ये जाकर पराग वर्तिकाग्र पर जाकर पहुँच गया, और निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। ठीक है, और ये यहाँ परागण की क्रिया संपन्न हो गई। और देखते हैं परागण कितने प्रकार से होता है। दो प्रकार से, एक तो होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। देखें, ये जो गुड़हल का पुष्प दिखाई दे रहा है, और ये देखिए येलो वाला इसका है परागकोश। यहाँ से परागकण निकल रहा है, और ये परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा, और यहाँ हो गया परागण की क्रिया। तो भैया परागण जो होता है ये होता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? दो। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। परागण कितने प्रकार से होता है? दो। एक होता है स्वपरागण, दूसरा का क्या होता है? परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। समझे कि नहीं समझे? और इस वीडियो में हम लोग स्वपरागण के बारे में जानेंगे। परपरागण सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं स्वपरागण क्या है। जब एक पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प या उसी पौधे पर लगे हुए किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। क्लियर है? अगर कोई पुष्प है, उस पुष्प पर जो से परागकण निकले उसके परागकोश से, और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या फिर जिस पौधे पर वो पुष्प लगा है उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपरागण। क्लियर है? और स्वपरागण ज्यादातर जो होता है देखा जाता है द्विलिंगी पुष्पों में होता है। कौन से पुष्प में? द्विलिंगी। ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प में होते हैं, उनको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। एग्जाम्पल तुम लोग अगर देखना चाहो तो गुड़हल का फूल जाकर देख सकते हो, उसमें मेल और फीमेल पार्ट को स्पष्ट रूप से उसमें सबसे क्लियर उसमें नजर आता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग स्वपरागण कितने प्रकार से होता है। भैया ये भी दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो। स्वपरागण भी कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है स्वायुग्मन और दूसरा होता है सजातपुष्पी परागण। एक होता है स्वायुग्मन, दूसरा होता है सजातपुष्पी परागण। यानी कि हमने पढ़ लिया परागण। अब देखें स्वपरागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण परपरागण। लेकिन हमने जब स्वपरागण पढ़ा तो ये उसमें देख रहे हैं कि भैया स्वपरागण भी कितने प्रकार से होता है? दो। एक होता है स्वायुग्मन, दूसरा होता है सजातपुष्पी परागण, जिसे इंग्लिश में हम लोग जीनोगैमी कहते हैं, और स्वयुग्मन को बोलते हैं ऑटोगैमी। एक एक जो डिफरेंशिएशन देखिए जल्दी करके। भैया जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकले, या थोड़े कोई पुष्प हो तो उसके परागकोश से परागकण निकले और निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंच जाए, तो इसको बोलेंगे स्वयुग्मन। यानी ये प्रोसेस एक ही पुष्प में होगा। यह पुष्प है, उसी के परागकोश से परागकण निकले और उसी के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंच जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन। और ये पॉसिबल किसमें है? भैया द्विलिंगी पुष्प में, जिसमें मेल और फीमेल एक ही उसमें होगा ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सजातपुष्पी परागण। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंच जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सजातपुष्पी परागण। इंग्लिश में बोलते हैं जीनोगैमी। क्या कहते हैं? जीनोगैमी कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें?
आगे अब हम लोग देखते हैं स्वपरागण के क्या क्या लाभ हैं, स्वपरागण के क्या क्या फायदे हैं या लाभ क्या है देख लें। स्वपरागण के लाभ क्या है? देखो, स्वपरागण से जो होता है, इसके लिए पुष्पों को ज्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती, सबसे बढ़िया फायदा। ज्यादा से ज्यादा परागकण इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, थोड़े बहुत परागकण बनेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही पुष्प में होने वाला है या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प में होने वाला है, तो आसानी से हो जाएगा। यानी कि पहला फायदा क्या है या पहला लाभ क्या है? इसमें पुष्पों को ज्यादा परागकण या अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें पुष्प को अधिक आकर्षक होने की आवश्यकता नहीं होती कि बहुत ज्यादा आकर्षक होगा तभी कीट पतंगे इधर इस पे आएंगे, बैठेंगे, तब जाकर एक पुष्प से दूसरे पे पहुंचेंगे, तब जाकर परपरागण हो, ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया भैया? स्वपरागण से के लिए पुष्पों को ज्यादा आकर्षक होने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? और देखते हैं इसमें, यानी स्वपरागण में जो पौधे होते हैं, एक पौधे को दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं होना पड़ता। क्लियर है? और स्वपरागण से जो पौधे होते हैं, पादपों का शुद्ध वंश चलता रहता है, इसमें दूसरे पौधे की किसी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल प्रवेश नहीं करता है, तो इस वजह से जो पौधों का वंश कैसा रहता है? शुद्ध चलता रहता है। क्लियर है? अब देखते हैं इसके नुकसान। देखो, फायदे तो मैंने गिना दिए। इसमें क्या होगा? ज्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या होगा? इसमें पुष्पों को अधिक आकर्षक होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो होते हैं परागकण के लिए, स्वपरागण के लिए पौधों को दूसरे पौधे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा जो है, स्वपरागण से जो पौधे होते हैं इनका शुद्ध वंश चलता रहता है, इसमें दूसरे पौधे का लक्षण नहीं प्रवेश कर पाता है, क्योंकि एक ही पौधे में चीजें हो रही होती हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसके हानि या क्या क्या नुकसान है। देखो, इससे जो प्राप्त बीज होते हैं, स्वपरागण से क्या होगा? जो बीज प्राप्त होगा भैया, उस बहुत जल्दी डेवलप नहीं होता, बहुत देर में जाके डेवलप होते हैं। ये तो इसका नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान, बहुत अच्छी वैरायटी वाले यानी उत्तम श्रेणी के बीज नहीं होते, बहुत अच्छी वैरायटी वाले बीज नहीं होते हैं। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं तीसरा, इससे प्राप्त जो बीज होते हैं बहुत हल्के होते हैं, कमजोर होते हैं, छोटे होते हैं, यानी गांव की भाषा में बोले तो हलुक, कुछ ज्यादा ना। हाँ, तो वही इससे जो प्राप्त क्या होते हैं? बीज होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। और इसमें एक बहुत ज्यादा जो डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर किसी पुष्प में कोई आनुवंशिक पौधे में आनुवंशिक बीमारी है, ठीक, या आनुवंशिक कोई बीमारी उसमें है, तो देखा जाएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर स्वपरागण करा रहे हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या होगा? रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहेगा। समझे कि समझे? तो उसमें क्या होगा? जो रोग वाले लक्षण है वो लगातार चलते रहते हैं। और याद रखना, कोई भी आनुवंशिक रोग है उसके लक्षण 8 पीढ़ी के बाद लगभग क्या होते हैं? नगण्य हो जाते हैं, मतलब उनके प्रभाव क्या होते हैं? नगण्य हो जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां तक की टॉपिक को हमने समझाया है इस वीडियो में। आगे का टॉपिक कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। शायद आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।